गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट तालुक में। एक बार पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूं मैं। और कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? कितने और लेक्चर में इकोनॉमिक खत्म हो जाएगी सर? आप बताइएगा। आप कहिएगा तो मैं आज ही खत्म कर दे रहा हूं। बताइएगा कितने लेक्चर और चाहिए। देखिएगा अभी अभी है। अभी देखिएगा, आज मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा। अभी तो बजट आया नहीं है, इस वर्ष का जुलाई में आना है, तो मैं बजट की रूपरेखा बना दे रहा हूं, बजट के बारे में समझा दे रहा हूं। जब आएगा जुलाई में आएगा, जुलाई में आएगा तब आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से, मैं समझा दे रहा हूं। बजट है हमारा, बजट के बाद जीएसटी है अभी हमारा, उसके बाद हमारा केंद्रीय आयोजन है जिसमें आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानना है। अंतरराष्ट्रीय हमारे संगठन है और हमारा बीमा क्षेत्र बचा है। तो अभी 4-5 टॉपिक है, यानी एक सप्ताह समझ लीजिएगा, ठीक ना। हो सकता है कि अब मैं आपकी सुबह भी क्लास लूं, शाम को भी क्लास लूं, ठीक ना। किसी कारणवश हो सकता है ऐसा, ठीक ना। तो अगर सुबह क्लास लूं, तैयार हो जाएंगे ना कि एक सुबह में लूं एक शाम को लूं, तो इस प्रकार से आपका जल्दी से सिलेबस समाप्त हो जाएगा, फिर रिवीजन करा देंगे। चलिएगा, ठीक ना। तो चलिएगा, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको वो बजट है। बजट के बारे में जान लेते हैं हम, आखिर बजट क्या है। तो देखिएगा, हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट नाम का उल्लेख नहीं किया गया। हमारे संविधान में उल्लेख किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो हमारे संविधान में उल्लेख किसका किया गया? तो हमारे संविधान में उल्लेख किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में है क्या कहा गया कि जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वह संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार के एक वर्ष में जो सरकार का लेखा जोखा है, लेखा जोखा से विवरण का मतलब क्या है? सरकार को कुछ ना कुछ आय की प्राप्ति हुई होगी और कुछ ना कुछ सरकार ने व्यय किया होगा। तो जो सरकार की आय और व्यय है, उसी के संदर्भ में बात की गई कि जो सरकार ने पैसा आया सरकार के पास और जो सरकार ने पैसा खर्च किया, उसका लेखा जोखा, उसी लेखे जोखे को रखेंगे संसद के दोनों पटलों पर, अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 112 के तहत जल्दी से कमेंट करके बताइए, राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत बजट की बात की गई, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई? राज्यों के लिए। 112 तो केंद्र सरकार के लिए है। तो हमारे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख हुआ है, और किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। बजट जो है, बजट BUDGE, बजट जो शब्द है, बजट ये ब्यूजेट शब्द से आया। बजट जो शब्द है, जिस शब्द से मिलकर बना है, उस शब्द का नाम है ब्यूजेट। किस शब्द से मिलकर बना है? तो ये जिस शब्द से मिलकर बना है उसका नाम है ब्यूजेट। ब्यूजेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। आप देखिएगा, जब भी हमारा बजट पेश किया जाता है तो हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं वो अपनी योजनाएं, अपने कार्यशैली, किस विभाग को कितना रुपए आवंटित किया गया है, इसका लेखा जोखा एक ब्रीफ केस में लाते हैं। चमड़े का बना होता है। तो बजट शब्द जो ब्यूजेट से लिया गया है, और ब्यूजेट का अर्थ है चमड़े का थैला। यह चमड़े का थैला सबसे पहले फ्रांस में लाया गया था, फ्रांस गवर्नमेंट में, वहीं से शब्द की उत्पत्ति हुई, बजट, ठीक ना। अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1860 में भारत में बजट पेश हुआ। हम बजट का इतिहास जान रहे हैं। 1860 में लॉर्ड कैनिंग था भारत में, और 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया, ठीक ना। 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया। 1947 में आर के षणमुगम शेट्टी, कहीं कहीं पर शेट्टी लिखा मिलता है, कहीं कहीं पे चेट्टी लिखा मिलता है। तो आर के षणमुगम शेट्टी या चेट्टी, जो भी लिखा मिल जाए। तो 1947 जब हम आजाद हो गए, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जिस व्यक्ति ने पारित किया उसका नाम है आर के षणमुगम शेट्टी। आपसे गणतंत्र भारत का भी पूछा जाता है 1952 में। 47 के बाद 5 वर्ष के बाद 1952 में जो बजट पेश किया गया, यानी गणतंत्र की बात हो रही, गणतंत्र भारत का पहला बजट जिस व्यक्ति ने पारित किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो जॉन मथाई। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है जॉन मथाई। जॉन मथाई उनका नाम है। 1952 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम जॉन मथाई, ठीक है ना। हाँ,
चमड़े का थैला, अब बिल्कुल आर्टिकल 202 के तहत, ठीक ना। शेयर, हाँ शेयर मार्केट भी हम पढ़ा देंगे, उसी में आपको एक टॉपिक हम शेयर मार्केट भी कर देंगे, ठीक ना। तो जॉन मथा ये 1952 में किया था। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम मोरारजी देसाई, 8 बार इन्होंने बजट पेश किया है। तो भारत में सर्वाधिक बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने भारत में सर्वाधिक बार, कितनी बार, 8 बार बजट को पेश किया। मोरारजी देसाई 8 बार बजट पेश करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट को पेश किया। 1924 तक, वर्ष 1924 तक आम बजट और रेल बजट साथ में प्रस्तुत किए जाते थे। 1924 में एकवर्ष समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। 1924 में एकवर्ष समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया, ठीक ना। तो जब से लेकर आम बजट रेल बजट से अलग प्रस्तुत होता था, ठीक ना, पहले रेल बजट प्रस्तुत होता था, उसके बाद आम बजट। 2016 में एनडीए गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट ने सन 2016 में आम बजट और रेल बजट को पुनः एक कर दिया। आम बजट और रेल बजट को पुनः एक कर दिया 2016 में। किस गवर्नमेंट ने, तो उस गवर्नमेंट का नाम है आपका एनडीए गवर्नमेंट ने आम बजट और रेल बजट को पुनः एक कर दिया। यहां पर आम बजट के साथ ही किसको मिला दिया गया, रेल बजट को, ठीक ना। पहले आम बजट या रेल बजट 28 फरवरी को पारित होता था, पेश किया जाता था। अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी को पेश किया जाता था। लेकिन 2016 के बाद यह 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। कब प्रस्तुत किया जाने लगा, तो 1 फरवरी को 2016 के बाद जो हमारा बजट है वह रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। साथ ही साथ अब बजट 29 तारीख को प्रस्तुत ना होकर 28 फरवरी को प्रस्तुत ना करके उसको अब प्रस्तुत किया जाने लगा 1 फरवरी को। कब प्रस्तुत किया जाने लगा, 1 फरवरी को उसको प्रस्तुत किया जाता था। ये बजट है। एक शब्द आता है अंतरिम बजट। क्या होता है अंतरिम बजट? जब देखिए, जब चुनाव होने वाले होते हैं, सरकार, लोकसभा भंग होने वाला होता है, तो हम लंबा चौड़ा बजट नहीं बनाते हैं। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं सर पर, और मालूम नहीं होता है कि देखिएगा, जैसे इस बार देखिएगा देश का 15वां अंतरिम बजट पेश किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, 15वां अंतरिम बजट। तो हम जब से आजाद हुए 1947 से आज तक का जो समय है, लगभग 70 वर्ष के ऊपर हो गया है। लगभग हमारी आजादी को 70 वर्ष के ऊपर हो गया है। तो 70 वर्ष में मात्र अभी तक 15 अंतरिम बजट पेश किए गए। अंतरिम बजट का अर्थ होता है ऐसे बजट जो चुनाव के समय पारित किए जाते हैं, और ऐसा इसलिए प्रावधान किया गया कि मान लीजिएगा कि अभी तक 2019 में चुनाव होने वाले थे और फरवरी में बजट आना था। तो फरवरी में मान लीजिएगा एनडीए की सरकार थी। अनुमान लगाया जाता है कि मान लीजिएगा एनडीए की सरकार ना आए, किसी कारणवश, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है एनडीए की जब गवर्नमेंट ना आए, और अगर एनडीए ने पूरे 1 वर्ष का बजट पारित कर दिया, अब मान लीजिएगा एनडीए ने एक ऐसा बजट पारित कर दिया 1 वर्ष के लिए, 1 फरवरी से लेकर 31 जनवरी तक का एक ऐसा बजट पारित कर दिया जिसमें बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारे लोगों को उसमें पेंशन देना था, ठीक ना। बहुत सारे उसमें क्या थे, बहुत सारी उसमें छूट दी गई, ठीक ना। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ कर देता है, लंबा चौड़ा बजट बना देती है सरकार, और बाई चांस चुनाव होता है और सरकार नहीं आती है, तो उस बजट का जो प्रावधान किए गए, योजनाओं को पेंशन देने की बात की गई, वो भाई अब कौन देगा? जो सरकार ने बनाया था वो तो चली गई। तो जो नेक्स्ट सरकार आएगी, क्या वो इन सब का कार्य कर पाएगी? ये बजट उसके हिसाब से नहीं बना। उदाहरण के तौर पर, आप कहीं पर रहते हैं, आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपने अपने ऑफिस का एक बजट बनाया कि इतने रुपए में मैं यहां पर इतने रुपए खर्च करूंगा, यहां पर इतने का चाय पीऊंगा, और मान लीजिएगा वहां से आपका ट्रांसफर हो जाता है,
तो क्या जितना रुपए है, जितने में आप खर्च चला रहे थे देश का या आप खर्च चला रहे थे अपने ऑफिस का, उतने में जो दूसरा व्यक्ति आपके स्थान पर आया है क्या वह चला पाएगा? हो सकता है चला सके, हो सकता है ना चला सके। तो असंभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए कहा जाता है कि अंतरिम बजट पेश करिएगा, इतना बजट पेश करिएगा कि चुनाव के बाद हम दोबारा बजट ला सके। तो फरवरी में पेश किया गया, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, मई के लिए, जून के लिए, कितने महीने हो गए? 5, और जुलाई के लिए, और कहा गया कि जुलाई में हम पुनः से बजट पेश करेंगे। तो अंतरिम बजट कुछ महीनों का होता है, हो सकता है 2 महीने का हो सकता है 4 महीने का हो सकता है 6 महीने को। जब चुनाव नजदीक हो तो जो बजट पेश किया जाता है उसको अंतरिम कहा जाता है। भारत में 2019 में जो अंतरिम बजट पेश किया गया, अंतरिम जो बजट पेश किया गया वो देश का 15वां अंतरिम बजट था, 15वां। और पेश करने वाले व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा, कुछ लोग गलती करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई गलती करेगा। वैसे बजट तो वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन वित्त मंत्री जब अंतरिम बजट पेश किया गया, जब वित्त मंत्री भारत में नहीं थे, तो बजट पेश जिसने किया उनका नाम रेल मंत्री था, पीयूष गोयल। किसने किया? तो पीयूष गोयल। एक करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूं आपको, देश का 15वां अंतरिम बजट किसके द्वारा पारित किया गया, तो या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा, ना कि हमारे वित्त मंत्री, ये हमारे रेल मंत्री थे। ठीक ना, बात समझ में आई? ठीक ना? हाँ, इलेक्शन ईयर में ऐसा होता है, इलेक्शन ईयर में ऐसा होता है। ठीक ना, देखिएगा शाहरुख खान, अच्छा नाम ही आपका शाहरुख खान है। शाहरुख खान जी पूछ रहे हैं सर गणतंत्र और स्वतंत्रता में क्या अंतर? बाबू, जब हम अंग्रेज हमारे यहां से चले गए तब हमने माना कि हम स्वतंत्र हो गए, और जिस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया, जिस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया उस दिन से हमको गणतंत्र माना गया। कि भारत में गणतंत्र का अर्थ होता है, गणतंत्र बोले या लोकतंत्र बोले, एक ऐसा तंत्र जिसमें हम अपना राजा का चुनाव करेंगे, राजा का हम क्या करेंगे? चुनाव। और भारत का जो गणतंत्र माना जाता है, गणतंत्र ऐसा माना जाता है कि जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन से हमने अपने गणतंत्र मान लिया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक ना, ठीक ना? हाँ, 15 क्या बोल रहे हैं? कृष्ण प्रकाश जी 4 बार पीएम रहते हुए और 6 बार वित्त मंत्री रहते हुए। क्या? अच्छा, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया। बाबू नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं भी पढ़ के आया हूं बुक, तो उसमें 8 बार दिखा रहा है। चलिए देख लेते हैं फिर भी। ठीक ना? हाँ, ठीक ना? चलिए अब देखिएगा कि जो बजट पेश किया जाता है, बजट वास्तव में है क्या? तो बजट सरकार की आय और व्यय का एक लेखा जोखा है। सरकार की आय और व्यय का एक लेखा जोखा है। तो सरकार को कहां से कितना पैसा मिलता है और कहां पे सरकार का कितना पैसा खर्च होता है, कितना पैसा मिलता है और कितना पैसा सरकार का खर्च होता है। तो मान लीजिएगा सरकार के लिए हम बात कर रहे हैं 100 पैसे की। कितने पैसे की? 100 पैसे। 100 पैसे में सरकार की हम सबसे पहले 100 पैसे की आय देखते हैं कि सरकार को कहां कहां से पैसे की प्राप्ति हो रही। तो सरकार जो किसी भी राज्य को या किसी भी देश को उधारी दिए रहती, उधारी और जो देनदारी होती है, देनदारी, उसे देनदारी, उधारी होती है और उधारी के साथ साथ क्या होती है? तो उधारी के साथ साथ जो देनदारियां होती हैं, देनदारी, हमें किसी देश से रुपए लेना है तो लगभग वहां से सरकार को कितना पैसे मिलता है? 24 पैसे। जो निगम कर होता है, मैंने आपको बताया था, सरकार को सर्वाधिक अगर किसी कर से प्राप्ति होती है तो उसका नाम है निगम कर। निगम कर से भी सरकार को कितने पैसे की प्राप्ति होती है? तो निगम कर से भी सरकार को 24 पैसे की प्राप्ति होती है। ठीक ना, सॉरी 19 पैसे है दोनों, 19 पैसे। 24 पैसे तो खर्च होता है, 19 पैसे उधारी से मिलता है निगम का, 19 पैसे, और ये भी कितना हो गया? 19 पैसे। ठीक ना, तो ये 19 उधारी और देनदारियों से 19 पैसे मिल गया, निगम कर से 19 पैसे मिल गया। आयकर, भारत सरकार को जो आयकर से 1 रुपए की बात कर रहे हैं हम, 1 रुपए में कितना हिस्सा मिलता है? तो 1 रुपए में लगभग 16 पैसे का जो भाग होता है सरकार को, वो किससे मिलता है? आयकर से मिल जाता है, आयकर से। उसके बाद जो हमारा उत्पाद शुल्क होता है, संघ उत्पाद शुल्क, केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद है,
संघ उत्पाद शुल्क, उत्पाद जो शुल्क होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनपे हम कोई ना कोई शुल्क लगाते हैं, कोई ना कोई फी लगाते हैं, फीस लगाते हैं, तो उसी को हमने नाम दे दिया गया उत्पाद शुल्क। और उत्पाद शुल्क से जो सरकार को पैसा प्राप्त हो जाता है वो हो जाता है 14 पैसे। कितना हो जाता है? 14 पैसे की प्राप्ति हो जाती है संघ उत्पाद शुल्क से। सेवा कर और अन्य कर से, सेवा कर, तो सेवा कर से सरकार को लगभग 10 पैसे की प्राप्ति हो जाती है। सर्विस टैक्स से कितना? 10 पैसे की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद सेवा कर के बाद है गैर कर आय। गैर कर आय का मतलब क्या होता है? गैर कर, मान लीजिएगा कि एक ऐसा कर जो लगना नहीं था, लेकिन आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिस कारण से लग गया। दूसरे शब्दों में हट जाना, मान लीजिएगा ना आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो आपके ऊपर एक जुर्माना लगाया जाएगा। वो जुर्माना किसी भी प्रकार का जुर्माना हो सकता है। मान लीजिएगा आपने किसी के साथ बदतमीजी कर दी, कि सरकार एफआईआर दर्ज हो गई आपके प्रति एफआईआर दर्ज होगी, आपसे कुछ रुपए लिया गया, जुर्माना भरवाया गया, तो गैर कर आय के अंतर्गत जुर्माना वगैरह आ जाते हैं। तो गैर कर आय से जो सरकार को प्राप्ति होती है वो लगभग 10 पैसे की होती है। कितने पैसे की? 10। उसके बाद सीमा शुल्क, सीमा शुल्क से जो प्राप्ति होती है सरकार को, सीमा शुल्क से प्राप्ति होती है लगभग 9 पैसे की, 9 पैसे की। और पूंजीगत, जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, मान लीजिएगा पूंजीगत खर्च क्या होते हैं? पूंजीगत खर्च सरकार के ऐसे खर्च, पूंजीगत खर्च ऐसे खर्चों को कहा जाता है जिससे किसी ना किसी सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, उन्हें पूंजीगत खर्च कहा जाते हैं। मान लीजिएगा सरकार ने पैसे खर्च करके एक हॉस्पिटल बनवाया, तो सरकार ने जब हॉस्पिटल बनवाया तो उस हॉस्पिटल से सरकार को क्या मिलेगा? आय मिलेगी, सरकार को आय की प्राप्ति होगी। तो पूंजीगत प्राप्तियों से जो सरकार को आय की प्राप्ति होती है वो लगभग 3 पैसे। आप इन सबको जोड़ लीजिएगा तो 100 पैसे यानी 1 रुपए हो जाएगा। अब अगर देख लें तो सरकार की व्यय, सरकार कहां कहां पे रुपए खर्च करती है? तो जो कर मिल रहा है, कर में राज्यों का हिस्सा, जो कर है, कर में राज्यों का हिस्सा, और कर में जो राज्यों का हिस्सा है वो लगभग कितना है? 24 पैसे। कितना पैसे? पैसे में लिख रहा है सब। तो करों में राज्यों का हिस्सा, राज्य का हिस्सा है 24। मान लीजिएगा सरकार ने कहीं से रुपया उधार लिया था, तो उस उधार का ब्याज भुगतान करना है सरकार को, और सरकार ब्याज भुगतान करती है 18 पैसे का। सरकार के अन्य खर्च जो हैं, सरकार के अन्य खर्चे होते हैं, ठीक ना, अन्य खर्चों को यहां पे डिफाइन नहीं किया गया, केवल सरकार के अन्य खर्च। अन्य खर्चों पे सरकार लगभग 13 पैसे खर्च करती है। कितने पैसे खर्च करती है? 13 पैसे खर्च करती है अन्य खर्चों पर। कोई मान लीजिएगा केंद्रीय योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्रीय योजना पे भी सरकार कुछ ना कुछ पैसा खर्च करती है, और केंद्रीय योजना पे जो सरकार पैसा खर्च करती है वो लगभग 11 पैसे है। कितना पैसे खर्च करती है? 11 पैसे केंद्रीय योजना पे खर्च करती है। सरकार अपने जनता को सब्सिडी देती है, और सब्सिडी में लगभग 10 पैसे का यूज करती है, 10 पैसे का व्यय होता है सब्सिडी में। केंद्र की जो योजना होती है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, प्रायोजित योजना, एक केंद्रीय योजना, एक प्रायोजित, भविष्य में स्टार्ट हो सकती है, पहले से घोषणा कर दी जाती है, प्रायोजित है, प्रावधान किया गया है, भविष्य में लागू हो सकती है। तो प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उनमें भी सरकार 10 पैसे का खर्च करती है। रक्षा में सरकार व्यय करती है, रक्षा व्यय सरकार का, रक्षा व्यय लगभग, रक्षा में व्यय सरकार 9 पैसे का करती है, 9 पैसे का। उसके बाद एक और है वित्त आयोग। किसी भी आयोगों का जब गठन किया जाता है, आयोग, तो आयोग में जो सदस्य होते हैं उनको वेतन पेंशन देनी पड़ती है, तो आयोगों के निर्माण में भी सरकार का पैसा जाता है, और लगभग कितना जाता है? 5 पैसे। तो आप इन सबको जोड़ लेंगे तो 100 पैसे आ जाएगा, यानी 1 रुपए। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, आपको शुरुआत के 2 रखने हैं। सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति कहां से होती है? तो सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति उधार और देनदारी से होती है। उधार और देनदारी होती है, और निगम कर से 19 पैसे की। और सरकार सबसे ज्यादा खर्च कहां करती है? जो राज्य हैं, कोई भी सरकार टैक्स लगाती है उसमें राज्यों का, जिस राज्य में टैक्स लगाया गया उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है, तो राज्यों में कर का हिस्सा, जो कर लगाया गया उसमें राज्यों का हिस्सा होता है। सरकार का सबसे ज्यादा रुपए वहीं पर क्या किया जाता है? व्यय किया जाता है। तो कर में राज्यों का हिस्सा कितना? 24। यहां पर एक ए याद रख लीजिएगा, एक ए रक्षा व्यय। सरकार 1 रुपए में से कितना पैसा
रक्षा व्यय में खर्च करती है, तो 9 पैसे सरकार रक्षा व्यय में खर्च करती है। ठीक ना? ओके ओके, मैं देख लेता हूं मुरार जी, ठीक ना? कहा इतना दिख रहा है ना, नीचे कहां लिख रहा हूं? चलिएगा चलेगा, ठीक है ना? अब आज की क्लास में ही आपके लिए ब्रेकअप करता हूं, क्योंकि आज 6 बजे आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। तो 6 बजने का समय है, तो 6 बजे हम लोगों से बोला गया था कि सर प्लीज आज 6 बजे बच्चों के लिए एक सरप्राइज है, तो इसलिए 6 बजे के पहले हम आपको छोड़ दे रहे हैं। कल मिलतीएगा तो जीएसटी और विमुद्रीकरण पे हम लोग बात करते, भारत में कब कब विमुद्रीकरण किया गया और जीएसटी के बारे में हम लोग कल बात करते, ठीक ना? तो आज यहीं रख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल मिलते हैं फिर, ठीक ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना? चलिएगा, चलिए, थैंक यू।